दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर इजरायल की रातों की नींद उड़ गई है। अचानक नेतन्याहू ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस जा रहे हैं और समझौते के लिए रख दी है 4 शर्तें। जानेंगे क्या है पूरा मामला। और इधर इराक से बड़ा ऐलान। हजारों लोग कह रहे हैं अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम खुद मैदान में उतरेंगे। क्या ये टकराव पूरे इलाके को जंग की ओर धकेल सकता है? और एक बड़ी खबर, जेफरी एपस्टीन के नए दस्तावेजों में नाम आने के बाद दलाई लामा के कार्यालय की सफाई। साथ ही पाकिस्तान ने एलोन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस देने से क्यों किया इनकार। दोस्तों, तमाम खबरें बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम बातचीत से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी व्हाइट हाउस यात्रा जल्दी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वो अगले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे ताकि साफ तौर पर बता सकें कि अमेरिका ईरान बातचीत का नतीजा इजरायल किस तरह का चाहता है, यानी इजरायल के खिलाफ न जाए। इजरायल को सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा समझौता ना हो जाए जो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित हो और मिसाइलों तथा क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे बड़े मुद्दे पीछे छूट जाए। इसी वजह से इजरायल ने 4 बड़ी शर्तें सामने रखी जिन्हें वो किसी भी समझौते में शामिल देखना चाहता है। पहली शर्त, इजरायल चाहता है कि सिर्फ यूरेनियम संवर्धन रोका ही ना जाए बल्कि ईरान की पूरी परमाणु व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए और समृद्ध यूरेनियम का सारा स्टॉक देश से बाहर भेजा जाए। यानी जो परमाणु हथियार बनाने का सामान है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए, ये इजरायल का कहना है। दूसरी शर्त, इजरायल चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की अधिकतम दूरी 300 किलोमीटर तय कर दी जाए ताकि वो इजरायल तक ना पहुंच सके। तीसरी शर्त, इजरायल की मांग है कि ईरान लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हौथी जैसे समूहों को हथियार और आर्थिक मदद देना बंद करे। चौथी शर्त, इजरायल चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को पूरा अधिकार मिले कि वो बिना किसी सूचना के ईरान के किसी भी सैन्य या नागरिक ठिकाने की जांच कर सके। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन इजरायल के सुरक्षा हलकों में 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, इजरायल को डर है कि अमेरिका जल्दी राजनीतिक सफलता दिखाने के लिए सिर्फ परमाणु मुद्दे पर समझौता कर सकता है और बाकी मुद्दे छोड़ सकता है, जिसे इजरायल अधूरा समझौता मानता है। दूसरी ये चिंता भी है कि बातचीत के बदले ईरान को प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वो अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को पहले की तरह समर्थन देता रहेगा। तीसरी, अगर समझौता हो गया तो अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी कम कर सकता है, जिससे इजरायल को ईरान की बढ़ती मिसाइल और ड्रोन ताकत का सामना काफी हद तक अकेले करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इजरायल की असली चिंता सिर्फ परमाणु बम नहीं बल्कि ऐसा समझौता है जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और वैध क्षेत्रीय ताकत बना दे, जबकि उसकी मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव पहले की तरह कायम रहे। मतलब इजरायल का साफ मकसद ईरान को निहत्था करना है, यानी जब चाहे इजरायल हमला कर दे लेकिन ईरान पलटवार ना कर सके। इस बीच दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इराक से एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के दियाला प्रांत में करीब 5000 लोगों ने खुलकर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो ईरान और इराक दोनों की रक्षा के लिए खुद आगे आएंगे और इसके लिए उन्हें किसी तरह का पैसा भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने कहा कि वो इराक की सुरक्षा बलों पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज PMF और ईरान के साथ खड़े रहेंगे और अमेरिकी हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज करते हैं। बताया गया है कि करीब 4947 वॉलंटियर्स के नाम दर्ज किए जा चुके हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर रिजर्व फोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें कई जहाजों, कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही अमेरिकी युद्धपोत भी ईरान के समुद्री इलाके के पास तैनात है, जिससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ईरान की सेना ने भी साफ कहा है कि
अगर युद्ध हुआ तो उसका असर पूरे क्षेत्र और अमेरिकी ठिकानों तक फैल सकता है। ऐसे हालात में इराक से आए इस समर्थन के ऐलान को क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जो दिखाता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों में दलाई लामा का नाम कई बार आने के बाद उनके कार्यालय ने सफाई दी है कि दलाई लामा की एपस्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई। दलाई लामा के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एपस्टीन से कोई संबंध था, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। बयान में साफ कहा गया कि दलाई लामा ने न तो कभी एपस्टीन से मुलाकात की और न ही अपनी ओर से किसी को उनसे मिलने की अनुमति दी। न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेजों में दलाई लामा का नाम करीब 150 से ज्यादा बार उल्लेखित है, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया। 90 वर्षीय दलाई लामा, जिनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है, हाल ही में अपने ऑडियो बुक रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। हालांकि वो पहले भी विवादों में आ चुके हैं, खासकर 2023 के उस वीडियो के कारण जिसमें उन्होंने एक बच्चे से मेरी जीभ चूसो जैसी बात कही थी, जिस पर काफी आलोचना हुई थी। इतिहास के अनुसार 1951 में चीन ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया था और 1959 के विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत के धर्मशाला आ गए, जहां उन्होंने तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना की। चीन इस सरकार को मान्यता नहीं देता और तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। दरअसल जेफरी एपस्टीन, जो नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोपों में जेल में था, 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। हाल ही में एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज, हजारों वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक की गई, जिनमें कई हिस्से अभी भी गोपनीय रखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने अरबपति एलोन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस फिलहाल नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी, निगरानी व्यवस्था और जियोपॉलिटिकल हालात को लेकर अभी चिंताएं बनी हुई। द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि स्टारलिंक के जरिए भेजा जाने वाला डेटा पाकिस्तान की मौजूदा मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी व्यवस्था को बाईपास कर सकता है। इसी वजह से बिना पूरी सुरक्षा जांच के लाइसेंस देने से इनकार किया गया है। सरकार को यह भी चिंता है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को जरूरत पड़ने पर ब्लॉक करना मुश्किल होगा, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील और दूरदराज इलाकों में। फिलहाल 5 कंपनियां पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस चाहती। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड का कहना है कि स्टेक होल्डर्स से बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा मैकेनिज्म तय होने में अभी और समय लगेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।